आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? ए गिलक्रिस्ट, बी गार्नर, सी मैटलैंड या डी बकल? फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा है वो है सी मैटलैंड की। उन्होंने राजनीति शास्त्र की प्रकृति को लेकर विभिन्न राजनीतिक विचारकों में मतभेद है। अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान माना है। बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लॉस्की आदि ने भी इसका समर्थन किया है, किंतु कुछ विचारक जैसे मैटलैंड, बकल, कॉम्टे, बर्क आदि राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानने को तैयार नहीं हैं। मतलब जो मैटलैंड, बकल, काम्टे, बर्क है, उन्होंने राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान नहीं माना है, लेकिन जो अरस्तु हैं और हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लॉस्की, इन लोगों ने सर्वोच्च विज्ञान माना है राजनीतिक शास्त्र को। इसलिए उन्होंने ये परिभाषा दी है कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। और बकल ने भी कहा है इसके लिए कि राजनीतिक का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई है। किसने कहा ये फ्रेंड्स? बकल ने। क्या कहा? राजनीति विज्ञान का होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। प्रश्न, ये जो परिभाषा है ये भी एक एग्जाम में पूछी गई है। और वर्ग का कहना है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये जो लोग राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते थे तो उनकी भी परिभाषाएं हैं, तो ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो उन्हें आप देख लेना। वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन राज्य का ऐच्छिक कार्य नहीं है? ए कानून व्यवस्था बनाए रखना, बी श्रम कानून बनाना, सी दीवानी मामलों को निपटाना या डी मनुष्यों द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना। तो जो वुड्रो विल्सन है उन्होंने राज्य के ऐच्छिक कार्य क्या है, कौन सा बताया उन्होंने वुड्रो विल्सन ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी श्रम कानून बनाना। जहां उदारवादी विचारक राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र का समर्थन करते हैं, वहीं समाजवादी विचारक राज्य के अधिकतम कार्यक्षेत्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी संदर्भ में राज्य के उचित कार्यक्षेत्र के निर्धारण के लिए विद्वानों ने राज्य के कार्य को दो भागों, आवश्यक कार्य तथा ऐच्छिक कार्य में बांटा है। फ्रेंड्स, ये इसमें बताया कि उदारवादी विचारक को जो थे वो राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र और समाजवादियों ने राज्य को अधिकतम कार्यक्षेत्र की बात की है। और इसी संदर्भ में राज्य के जो कार्यक्षेत्र है वो दो भागों में बांटा गया है, आवश्यक कार्य और ऐच्छिक कार्य। तो वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य के आवश्यक कार्य व्यवस्था बनाए रखना, दीवानी मामलों का निपटारा करना, व्यक्तियों में आपसी संविदा से उत्पन्न अधिकारों को निश्चित करना तथा नागरिकों को राजनीतिक कर्तव्यों को निर्धारित करना है। वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य के ऐच्छिक कार्य निम्न है: उद्योग व्यापार पर नियंत्रण, श्रम कानून बनाना, आवागमन की व्यवस्था आदि। इस प्रकार फ्रेंड्स, ये जो श्रम कानून बनाना है ये राज्य का एक ऐच्छिक कार्य है। नेक्स्ट है, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक हैं ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी अज्ञात यूनानी विचारक या सोफिस्ट। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी अरस्तु। ये जो कथन है ये अरस्तु का है। राज्य परिवारों और गांवों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक अरस्तु हैं। कौन है इस उद्धरण के लेखक फ्रेंड्स? अरस्तु। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं इससे संबंधित। प्लेटो राज्य को एक ऐसा समुदाय बताते हैं जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखारने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है। राजनीति का उद्गम स्थल प्राचीन यूनान माना जाता है। राजनीति का उद्गम कहाँ हुआ था? प्राचीन यूनान में। नेक्स्ट है, राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक
बल्कि ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? ए मैकाइवर, बी गार्नर, सी गेटेल या डी मोर्गन। फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन है ये है बी गार्नर की। राज्य की उत्पत्ति एवं विकास की व्यवस्था करने के क्रम में दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत एवं मातृक सिद्धांत अस्तित्व में आए, लेकिन ये सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या आंशिक रूप से ही कर पाए। मतलब ये जो सिद्धांत थे उन्होंने राज्य की व्याख्या किस रूप में की? केवल आंशिक रूप में की। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत के समर्थन में ही गार्नर ने कहा कि राज्य ना ही ईश्वर की रचना है और ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम है, ना ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है तथा ना ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक या उदित एक ऐतिहासिक क्रमिक विकास या उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। तो ये जो विकासवादी सिद्धांत है इसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के बारे में कि कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ए हीगल, विलोस्की, सी सेवाइन या डी ग्रीन। फ्रेंड्स, ये जो कथन है ये है सी सेवाइन का। जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, यह उक्ति सेवाइन द्वारा की गई है। और भी महत्वपूर्ण कुछ है इनके बारे में कि E.M. फोस्टर ने कहा था कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है। उन्होंने E.M. फोस्टर ने क्या बताया था कि जो अरस्तु है वो सभी प्लेटोवादियों में महान है। और सेवाइन ने कहा था कि अरस्तु आदर्श राज्य पर ही नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? ए MP फॉलेट, बी हीगल, सी प्लेटो, डी प्रयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ये जो कथन है ये बी हीगल का है। राज्य की आदर्शवादी व्याख्या हीगल, प्लेटो, MP फॉलेट, ग्रीन जैसे दार्शनिकों द्वारा की गई है। यानी राज्य की आदर्श व्याख्या किन किन ने की है? हीगल, प्लेटो, MP फॉलेट, ग्रीन आदि दार्शनिकों ने की है। इनके अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिक संस्था है। सर्वोच्च, ये भी इनके ऊपर आता है कि सर्वोच्च नैतिक संस्था किसने माना है? तो कौन कौन है? ये हीगल, प्लेटो, ग्रीन आदि ने राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था माना है। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। इसी संदर्भ में अपनी पुस्तक न्यू स्टेट में MP फॉलेट ने लिखा है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। हीगल ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ इतिहास के दर्शन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में लिखा है कि मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व, उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है कि ये राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, तो ये कथन किसका है? बी हीगल का। हीगल का कथन है ये फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है? ए समाजवादी राज्य, बी पुलिस राज्य, सी कल्याणकारी राज्य या डी सर्वोदय राज्य। तो फ्रेंड्स, का जो करेक्ट आंसर होगा कि अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करें वो एक कल्याणकारी राज्य होता है। वह राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है कल्याणकारी राज्य कहलाता है। डेविड मॉर्स अपनी पुस्तक द वेलफेयर स्टेट में कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ऐसा राज्य अपने नागरिकों को रोजगार, न्यूनतम आय, शिक्षा का अधिकार तथा अशक्तता की स्थिति में संरक्षण का अधिकार और सामुदायिक आश्रय प्रदान करने का प्रयास करता है। यानी कि कल्याणकारी राज्य है वो शिक्षा भी दे, आय भी दे, रोजगार भी दे अपने जो
राज्य के नागरिकों को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है, यानी राज्य को यांत्रिक स्वरूप में नहीं माना, उसका समर्थक नहीं किया है। किसने? ए हॉब्स, बी मिल, सी बेंथम या डी ग्रीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी ग्रीन ने राज्य की यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन नहीं किया है। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है। ग्रीन कैसे विचारक है फ्रेंड्स? एक आदर्शवादी विचारक है जो एक राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता है, जबकि बेंथम, मिल, हॉब्स ने राज्य को मानव निर्मित यंत्र माना है जिसका निर्माण व संचालन मानव ने अपने कल्याण के लिए किया है। तो फ्रेंड्स ग्रीन ही ऐसे आदर्शवादी विचारक हैं जिन्होंने राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था माना है, इसलिए उन्होंने कहा है कि। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य है ए अंतर्राष्ट्रीयवाद, बी संप्रभु राज्यों का अंत, सी क्षेत्रवाद या डी विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं या तकनीकियों का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जा सकता है। पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण बहुत ही तेजी से हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पारस्परिकता में तकनीकी, दूरसंचार, यातायात आदि की उन्नति में भूमंडलीकरण के माध्यम से वृद्धि हुई है। यानी फ्रेंड्स ये जो है भूमंडलीकरण का तात्पर्य है किससे? विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ए मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा, ये कांट का, बी राज्य की उच्चतर तार्किकता, बोसांके का, या सी राज्य समुदायों का समुदाय, ग्रीन का, या डी मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, लॉक का। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, ये लॉक का कथन है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं फ्रेंड्स। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के थे। यानी लॉक ने व्यक्ति के 3 अधिकारों की बात की है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के, ये 3 अधिकार। अतः प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सबल हो अथवा निर्बल, उसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का समान अधिकार प्राप्त है। यानी वो अमीर हो या गरीब हो, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार मिलना ही चाहिए, उसे ये पहले से ही प्राप्त है। उसका मानना था प्राकृतिक अधिकार है, ये प्राकृतिक का मतलब है कि उसे पहले से ही प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? ए जीवन का अधिकार, बी धर्म का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, या डी संपत्ति का अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका भी आप बताया था कि लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार माने हैं व्यक्ति के। कौन कौन से हैं? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी धर्म का अधिकार, उसका प्राकृतिक अधिकार लॉक ने नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन है। ए लीकॉक का, बी मैकाइवर का, सी जैक्स का, या डी कैटल का। तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है और आगे भी ये आपकी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है ये प्रश्न, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो कथन है वो है बी मैकाइवर का। मैकाइवर ने राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है, यानी अभी बताया था कि सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है जो राज्य की उत्पत्ति का वो है विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत।
जिसके अनुसार राज्य की अचानक उत्पत्ति, जैसा देवी सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत मानते हैं कि देवी उत्पत्ति से हुई है, पहले से ही है, ना होकर क्रमिक विकास का फल है। इसमें रक्त संबंध ने भी अंशतः योगदान दिया है। रक्त संबंध एकता का प्रथम और दृढ़तम बंधन रहा है। मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। मतलब एक परिवार होता है, फिर एक परिवार से समाज बनता है, फिर समाज से पूरा एक राज्य बनता है, उसका ऐसा मानना था। सर हेनरी मैन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। मतलब उन्होंने देवी उत्पत्ति से नहीं माना है, समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंधी है, ये कहा है सर हेनरी मैन ने। तो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। ए जनसंख्या, भूभाग, समुद्र, सरकार, या बी राष्ट्रपति, संप्रभुता, राजनीतिक दल, भूभाग, या सी आर्थिक संसाधन, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, या डी भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यूपी-टीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है डी भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये 4 राज्य के आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ए जनसंख्या, बी भूभाग, सी सरकार, या डी संप्रभुता। तो ये जो चारों हैं जो कि राज्य के आवश्यक तत्व हैं या अंग हैं, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डी संप्रभुता, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। जे.डब्ल्यू. गार्नर की इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान की रूपरेखा के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। मतलब केवल अपनी जो राज्य होता है वो कानून से अगर बंधा होता है तो वो अपनी इच्छा से बंधा होता है, जो संप्रभुता होती है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। तो राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो होता है फ्रेंड्स संप्रभुता। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? मतलब ए कांट, बी टी.एच. ग्रीन, सी हीगल, या डी जॉन लॉक। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी हीगल। मतलब हीगल ने राज्य और समाज में कोई विभेद नहीं किया है, कोई अंतर नहीं माना है, दोनों को, राज्य और समाज को एक ही माना है। अब इसी का उल्टा पूछते हैं फ्रेंड्स। ये प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है? अब भेद किसने किया है? ए पेरेटो, बी मैकाइवर, सी ब्राइस, या डी चार्ल्स मैरियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है वी मैकाइवर। मैकाइवर ने राज्य और समाज में भेद किया है, लेकिन जो हीगल है उन्होंने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना है, कोई विभेद नहीं किया है। अगर भेद पूछा जाए कि अंतर भेद माना है, भेद करता है, तो कौन है? मैकाइवर। और अगर भेद नहीं करता है तो हीगल। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन राज्य नहीं है? फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है ये आप लोगों के लिए है, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।